हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। मशीन लेक्चर सीरीज में आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग ईएमएफ इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग ईएमएफ इक्वेशन निकाले थे ट्रांसफार्मर का, लेकिन उसमें हम लोग ईएमएफ इक्वेशन निकाले थे तो उसमें सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले थे। इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड और जो ये का वैल्यू निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड और फेजर दोनों निकालेंगे। फेजर कहने का मतलब कि जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में उसका फेज क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग मान लेते हैं जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का कोर है, तो मान लेते हैं कि हम लोग प्राइमरी में यानी सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किए हैं, प्राइमरी में सिनुसॉइडल सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किए हैं। तो प्राइमरी में सप्लाई वोल्टेज सिनुसॉइडल अप्लाई किए हैं तो उसके कारण प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा है, उसका भी नेचर भी सिनुसॉइडल है। क्या मान रहे हैं कि प्राइमरी में हम लोग सिनुसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किए हैं, उसके कारण प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी सिनुसॉइडल नेचर का है, यानी आई म्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। देखिए, तो आई म्यू को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? आई म्यू मैक्स साइन ओमेगा टी, ये सिनुसॉइडल नेचर का है। अब हमको इसको हम फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे? तो फ्लक्स इक्वल टू होता है एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। एमएमएफ बाई रिलक्टेंस, तो एमएमएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा? एमएमएफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एमएमएफ इक्वल टू होता है, अगर किसी कॉइल या बाइंडिंग में एमएमएफ निकालना है तो एमएमएफ जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न और उसमें फ्लो होने वाले करंट के प्रोडक्ट या गुणनफल के बराबर होता है। तो एमएमएफ अगर निकालना चाहें तो इस यहाँ पर एमएमएफ क्या आ जाएगा? एन इंटू आई। तो एन की जगह पर क्या है? अगर प्राइमरी में हम लोग निकाल रहे हैं, प्राइमरी से निकाल रहे हैं तो एन इक्वल टू एन वन हो जाएगा, और आई इक्वल टू आई म्यू, यहाँ करंट क्या है? आई म्यू एंड मैग्नेटाइजिंग करंट। तो एमएमएफ का वैल्यू इतना आ गया, एन इंटू आई म्यू। अब हमको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स फाई। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एमएमएफ बाई रिलक्टेंस, जिसको एस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, तो अगर यहाँ से हम फ्लक्स निकालना चाहें, फ्लक्स निकालना चाहें तो देखिए, तो फ्लक्स लिखेंगे फाई इक्वल टू एन वन आई म्यू बाई एस। एन वन आई म्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो आई म्यू की जगह पर ये लिख देते हैं आई म्यू मैक्स, आई म्यू मैक्स बाई एस साइन ओमेगा टी। ये देखिए, फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब साइन का वैल्यू 1 होगा। देखिए, तो यहाँ से हम लोग फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फाई इक्वल टू लिख सकते हैं, जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा यानी साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा तो फाई का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू एन वन आई म्यू मैक्स बाई एस। ये आई म्यू मैक्स है, इन द्वारा मैक्स को भी प्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ से फाई का वैल्यू कैसे आ गया? अब यही फाई को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर देखिए, इसके जगह पर हम लिख देते हैं फाई एम साइन ओमेगा टी। देखिए, तो यहाँ से हमको फ्लक्स का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग क्या जानते हैं? किसी भी कॉइल या वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। साथ ही साथ हम लोग लेंज लॉ से ये जानते हैं कि इसको में नेगेटिव साइन लगता है, तो क्या हो गया? E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। अब देखिए, हमको निकालना है, प्राइमरी में निकालना है ये, तो हम E की जगह पर E1 लिख देंगे। E1 इक्वल टू एन की जगह पर N1 माइनस N1 डी फाई बाई डी टी। अब फाई की जगह पर लिख रहे हैं डी, फाई की जगह पर क्या है? फाई एम साइन ओमेगा टी, फाई एम साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए तो क्या आ जाएगा? माइनस एन फाई एम साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? कॉस ओमेगा टी इंटू
साथ ही साथ ओमेगा से भी गुना होगा इसमें। ओमेगा टी साइन ओमेगा टी को किए थे ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आ गया। तो देखिए तो कितना आ रहा है, -n1 इंटू ओमेगा इंटू आई एम इंटू कॉस ओमेगा टी। अब हमको दोनों में फेज रिलेशन निकालना है। फेज रिलेशन करने का मतलब दोनों के फेज के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना कब करेंगे, जब दोनों एक ही टर्म में रहेगा तब ना। जैसे ये साइन में है और ये कॉस में है, तो हम लोग तुलना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कॉस को हम लोग सबसे पहले साइन में लाएंगे। देखिए कॉस को साइन में कैसे ला सकते हैं, आप लोग जानते होंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए थीटा की जगह ओमेगा टी है, -n1 ओमेगा हाई एम। देखिए कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिखना चाह रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए साइन 90 को लिख देते हैं π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी लिख देते हैं। अब देखिए इसको में से हम माइनस कॉमन लेंगे, साइन में से माइनस कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको हमको खत्म करना है माइनस को। तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस अंदर से कॉमन लेंगे। और ये भी जानते होंगे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो देखिए यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे माइनस, तो ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस π/2। और यहाँ से माइनस बाहर आएगा और माइनस बाहर आएगा तो इससे गुना होगा, तो इससे गुना होगा तो ये खत्म हो जाएगा। देखिए लिख रहे हैं n1 ओमेगा हाई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ओमेगा टी माइनस π/2। यहाँ तक आ गया। अब देखिए ये जो ई का वैल्यू आया है, यानी ईएमएफ का जो वैल्यू आया है, ये किस नेचर का, सिनुसॉइडल नेचर का है। देखिए हर एक इंस्टेंट पे चेंज कर रहा, तो हमको आरएमएस वैल्यू निकालना है। हमको क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू। तो देखिए आरएमएस वैल्यू तो यहाँ से हमको नहीं मिलेगा, यहाँ से हमको क्या मिल सकता है, हर एक इंस्टेंट पे चेंज कर रहा है। तो आप सिनुसॉइडल, किसी भी सिनुसॉइडल वेव से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सिनुसॉइडल से आपको वेव दिया जाएगा तो उसको से क्या निकाल सकते हैं, उसको से आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा और कितना होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब इस साइन वाला टर्म 1 हो, मैक्सिमम होगा, साइन वाला टर्म मैक्सिमम होगा। और साइन का टर्म मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। क्या बोल रहे हैं कि इवन मैक्सिमम कब होगा, इवन मैक्सिमम तब होगा जब साइन वाला टर्म मैक्सिमम होगा। और साइन वाला टर्म मैक्सिमम कितना हो सकता है, साइन वाला टर्म मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो देखिए तो अगर हम लिखना चाहें इवन मैक्स लिखना चाहें कि इवन मैक्स कब होगा, जब ये टर्म 1 होगा। तो ये टर्म 1 हो जाएगा तो इवन मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, n1 हाई एम ओमेगा। तो इवन मैक्स का ये वैल्यू आया है। अगर हम इवन आरएमएस निकालना चाहें, इवन आरएमएस, या तो इसको इवन भी सिर्फ लिख सकते हैं। आपको पहले ही बोले थे कि अगर कुछ भी नहीं लिखे, एसी वैल्यू में अगर कुछ भी नहीं लिखे, जैसे सिर्फ इवन लिख दे और दर्शाया नहीं है आरएमएस मैक्सिमम या कुछ भी नहीं दर्शाया है, तो आप मान के चलिए कि वो आरएमएस बोल रहा है। कुछ भी नहीं बोले तो आप समझिए कि वो आरएमएस मान रहा है। तो इवन आरएमएस हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इवन मैक्सिमम वैल्यू में √2 से भागा दे देंगे। अब देखिए n1 हाई एम ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2πf/√2, कितना लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2πf/√2। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 4.44 हाई एम एफ n1। यही वैल्यू पिछला बार भी आया था। अब यही चीज आपको E2 निकालना होगा। जैसे यहाँ E1 निकाले, अगर आपको इसमें E2 निकालना होगा यानी EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ E1 की जगह पर E2 कर दीजिएगा, N1 की जगह पर N2 कर दीजिएगा। क्योंकि सेम फ्लक्स इसमें भी, जो फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस होगा
सेम फ्लक्स इस बाइंडिंग को ही कट करेगा, तो फ्लक्स वही रहेगा। कट किसको कर रहा है, तो सेकेंडरी को कट कर रहा है, तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न N2 रहेगा, और बाकी जो फ्लक्स कट रहा है उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सिर्फ N2 यहाँ पर हो जाएगा। N2 निकालना हो तो सिर्फ N2 हो जाएगा, और बाकी सब वो इसी तरह से रहेगा। तो वहाँ भी निकालिएगा तो E2 इक्वल टू निकाल करके आएगा 4.445 N2। एक बार दोबारा देख लीजिए, हम लोग सिनुसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किए प्राइमरी में, सिनुसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किए, तो उसके कारण प्राइमरी में सिनुसॉइडल करंट फ्लो हुआ। तो सिनुसॉइडल करंट को हम मान रहे हैं, उस सिनुसॉइडल करंट को जिसके कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी जो कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो हम लोग मान लेते हैं सिनुसॉइडल मान रहे हैं, तो मान रहे हैं कि आई म्यू इक्वल टू आई म्यू मैक्स साइन ओमेगा टी। तो हमको निकालना है इसमें फ्लक्स, फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ बाई रिएक्टेंस मैग्नेटोमोटिव फोर्स बाई रिएक्टेंस, यानी एमएमएफ बाई एस। अब देखिए एमएमएफ निकालना है, तो एमएमएफ निकालना है प्राइमरी को क्या करेंगे, एमएमएफ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न और उसमें फ्लो होने वाले करंट के गुणनफल या प्रोडक्ट को बोलते हैं एमएमएफ। तो देखिए प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न N1 होगा, और करंट क्या फ्लो कर रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस कराने के लिए आई म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट। तो एमएमएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 आई म्यू। अब देखिए हमको फ्लक्स निकालना है, तो क्या लिखेंगे, N1 आई म्यू बाई एस, यानी एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। अब देखिए आई म्यू की जगह पर हम आई म्यू का वैल्यू रख दिए, तो आई म्यू मैक्स साइन ओमेगा टी। अब फाई, ये फाई का एक्सप्रेशन आ गया, फाई इक्वल टू N1 आई म्यू साइन ओमेगा टी। अब फाई का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा और क्या होगा, तो फाई का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब साइन ओमेगा टी, यानी साइन का टर्म मैक्सिमम होगा। साइन का टर्म मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो इसका वैल्यू हम लोग 1 रख दिए और फाई में यहाँ से निकाल लिए। तो फाई एम इक्वल टू हो गया N1 आई म्यू मैक्स बाई एस, N1 आई म्यू मैक्स बाई एस। तो देखिए तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। देखिए फाई एम इसके जगह पर फाई एम सिर्फ लिख दिए, तो फाई एम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से हम लोग निकाले हैं ई एफ इन प्राइमरी बाइंडिंग, तो हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग ये जानते हैं कि EMF इंड्यूस्ड इन एनी बाइंडिंग और कॉइल इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब देखिए यहाँ से हमको E1 यानी प्राइमरी में निकालना है, प्राइमरी में निकालना है तो क्या किए, E की जगह पर E1 कर दिए और N की जगह पर N1, यानी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, N1 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो यहाँ क्या कर दिए, N1 कर दिए और फाई की जगह पर उसका वैल्यू रख दिए। प्रोसेस को आगे बढ़ाते गए, जैसे देखिए अब यहाँ से माइनस N1 फाइव का फाइव रह गया, और साइन ओमेगा टी को किए डिफ्रेंशिएट, तो कॉस ओमेगा टी हो गया इंटू ओमेगा, इसी चीज़ को लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ किस तरह से किए हैं, तो हम लोग साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा को भी साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी को कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो उसी तरह से कॉस ओमेगा टी को ही साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए, इसमें से माइनस कॉमन लिए थीटा में, तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के और माइनस साइन थीटा होता है, तो एक माइनस और आ गया, एक माइनस पहले से ही था, तो माइनस माइनस गुना करके ये प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ कॉस से साइन में हम लोग क्यों चेंज किए, कॉस से साइन में इसलिए चेंज किए क्योंकि हम लोग को कंपेरिजन करना था, कंपेरिजन करके फेज निकालना था। तो यहाँ से आ गया N1 ओमेगा फाइव साइन ओमेगा टी, ये E1 का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए यहाँ से हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है, मैक्सिमम वैल्यू का होगा जब साइन वाला टर्म मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम यानी 1 होगा, तो यहाँ से हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। लेकिन हमको निकालना है आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, √2 से भागा देंगे, तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए। तो ये चीज़ हम लोग पिछले में भी देखे थे कि E1 आरएमएस का वैल्यू इतना था, इसी तरह से अगर E2 आरएमएस का वैल्यू निकालिएगा तो E2 आरएमएस का वैल्यू क्या आ जाएगा, E2 आरएमएस का वैल्यू आ जाएगा 4.44 IMF/2, और यहाँ पे E2 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे E2 का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे N2 हो जाएगा। देखिए
यहाँ पे हम लोग ड्राइव करके यही चीज़ लगाए हैं। देखिए आई म्यू एंड मैग्नेटाइजिंग करंट पहले ही हम लोग लिखे थे, आई म्यू मैक्स साइन ओमेगा टी फाई इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, और E1 इक्वल टू क्या निकल कर लाए हैं, फाई एम ओमेगा N1 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, 90 डिग्री से लाइक कर रहा। और देखिए इसी को अगर लिखना चाहें तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, E1 मैक्स लिख सकते हैं। इस वैल्यू को E1 मैक्स लिख सकते हैं, E1 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, E2 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखिए इसका हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देखिए ये जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF E1 फ्लक्स फाई से 90 डिग्री लैग कर रहा है। साथ ही साथ म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF E2 फ्लक्स फाई से 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो सेटिस्फाई लेंज लॉ, हम लोग लेंज लॉ से लिखे थे ना, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए जो E1 है और E2 है दोनों 90 डिग्री लाइक कर रहा है फ्लक्स से। जैसे देखिए इसको इस तरह से अगर फेजर डायग्राम बनाएं तो अगर ये फाई का फेजर डायग्राम होगा तो फाई और आई दोनों सेम फेज में, देखिए साइन ओमेगा टी फाई और आई म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट सेम फेज में, और E1 और E2 90 डिग्री लैग कर रहा है। मान लेते हैं ये E1 है और ये E2 है। क्या मान रहे हैं, N2 ग्रेटर देन N1। मान लेते हैं N2 ग्रेटर देन N1 है, N2 ग्रेटर देन है तो E2 अधिक होगा, तो फेजर इस तरह से होगा, 90 डिग्री लाइक कर रहा। अब बोल रहे हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF E1। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF क्यों बोल रहे हैं, ये चीज बेसिक में बताए थे कि जब किसी कॉइल या बाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और वो फ्लक्स खुद को ही यानी उसी कॉइल को कट करे और उसमें जो EMF इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। और जब उस कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस्ड हो और किसी दूसरे कॉइल को फ्लक्स कट करे तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। तो प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी बाइंडिंग में EMF इंड्यूस हो रहा था और वो कोर के सहारे पूरे कोर में सर्कुलेट हो रहा था, तो सेकेंडरी बाइंडिंग को भी कट कर रहा था। तो सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। तो ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्फ इंड्यूस्ड EMF E1 और म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF E2 दोनों फ्लक्स फाई से 90 डिग्री लैग करता है। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF E1 और म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF E2 फ्लक्स फाई से 90 डिग्री लैग करेगा। यहाँ पे फेजर दिखा दिए। अब वोल्टेज का फेजर क्या होगा, देखिए वोल्टेज का फेजर क्या होगा। जैसे हम लोग EMF निकाल रहे थे तो E1 इक्वल टू क्या लिखे थे, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। देखिए तो माइनस लिखने का मतलब अगर इसको फेज में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जैसे देखिए ये है 5 मीटर, इसको अगर ओरिजिन मान ले ये 5 मीटर है, तो अगर इसको में हमको -3 मीटर दिखाना हो तो किस तरह दिखाएंगे, -3 मीटर इस तरफ दिखाएंगे तो बोल सकते हैं कि ये और ये डिस्टेंस जो है दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। माइनस दिखाता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो जगह अगर E2 और E1 दोनों में माइनस एन डी फाई बाई डी टी था, तो E2 और E1 इस फेज में है तो इससे 90 डिग्री आउट ऑफ फेज बनाएंगे तो व्हीलर का फेजर क्या होगा, यानी जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसका फेजर क्या होगा, उसका फेजर इस तरफ होगा, सप्लाई वोल्टेज भी इसलिए था ना। देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया है। यहाँ से सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि E1 और E2 सेल्फ इंड्यूस्ड EMF E1 और म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF E2 दोनों फ्लक्स फाई से 90 डिग्री लैग करेगा। और सप्लाई वोल्टेज से फ्लक्स, जिस सप्लाई वोल्टेज से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो ऑलवेज 90 डिग्री लैग करेगा, हमेशा 90 डिग्री लैग करेगा उस वोल्टेज से।
जब वोल्टेज से 90 डिग्री लाइक करेगा और ये इससे 90 डिग्री लाइक करेगा तब ना एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा। नहीं समझे? ये चीज़ आपको हर जगह पर ट्रांसफार्मर अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद आप मशीन में पढ़िएगा अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, हर जगह पर ये चीज़ काम आएगा आपको। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जब आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, तो उस सप्लाई वोल्टेज के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लाइक करेगा और उस फ्लक्स से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो 90 डिग्री लाइक करेगा। तो कह सकते हैं कि, और ये चीज़ आप डीसी मोटर भी पढ़िएगा तो वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा कि वोल्टेज और ईएमएफ दोनों, एक वोल्टेज और ईएमएफ एक दूसरे को अपोज करता है, नेगेटिव होता है। ईएमएफ नेगेटिव में होता है वोल्टेज की अपेक्षा, यानी एक दूसरे को अपोज करता है, या बोल सकते हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो फ्लक्स कोर में सेटअप होता है वो उस सप्लाई वोल्टेज से, यानी जिसके कारण वो सेटअप हुआ है उससे 90 डिग्री लाइक करेगा, और उस सेटअप फ्लक्स से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस सेटअप फ्लक्स से 90 डिग्री लाइक करेगा। यानी अगर कहें तो सप्लाई वोल्टेज और ईएमएफ, सप्लाई वोल्टेज और उस कोर में, उस बाइंडिंग में प्रोड्यूस ईएमएफ, यानी सप्लाई वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं और फिर उसके बाद फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और फ्लक्स प्रोड्यूस होने के बाद ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो सप्लाई वोल्टेज और ईएमएफ दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा। क्या 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा। हम लोग ट्रांसफार्मर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर लिखते हैं। तो ट्रांसफार्मर का इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो E1 इक्वल टू क्या बोलते हैं, E1 इक्वल टू 4.44 फाई एम एफ N1, E2 इक्वल टू 4.44 फाई एम एफ N2। यानी E1 निकालना रहता है तो N1 बोलते हैं, E2 निकालना रहता है तो N2 बोलते हैं। तो अगर जनरल इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू 4.44 फाई एम एफ N। यहाँ से अगर E1 निकालना रहेगा तो यहाँ पर E1 कर देंगे और यहाँ पे N1 कर देंगे, तो ये जनरल फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ से कुछ हम लोग निकालना चाह रहे हैं। अगर E1 इक्वल टू, अगर E आपको बताया था कि E1 इक्वल टू V1 होता है, E2 इक्वल टू V2 लगभग बराबर होता है। क्या बोले थे कि E1 इक्वल टू लगभग V1 होता है, E2 लगभग बराबर V2 होता है। लगभग बराबर होता है, बराबर नहीं होता लेकिन लगभग बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं V इक्वल टू ई की जगह पर V लिख दे रहे हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। लगभग बराबर होता है तो ई की जगह पर V लिख दे रहे हैं। तो देखिए तो आप क्या लिख सकते हैं 4.44 फाई एम एफ N। तो देखिए तो फाई को क्या लिख सकते हैं B मैक्स, फाई एम यानी मैक्सिमम फ्लक्स है, तो यहाँ पे BM लिखेंगे यानी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। कोर का कितना एरिया है उसको लिखेंगे, इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू N। अब देखिए तो अगर हमको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, कोर में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी निकालना है तो अगर V बाई एफ कर दें, V बाई एफ इक्वल टू 4.44 BM इंटू A इंटू N। देखिए किसी भी ट्रांसफार्मर को आप बना दिए हैं, कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं और उसको ऑपरेट करवा रहे हैं तो उसका हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। पहले तो कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, तो एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं तो उसको आप ऑपरेशन के दौरान बार बार उसका एरिया तो नहीं चेंज कीजिएगा। जैसे ये कोर का एरिया है तो आप बार बार उसको खोल करके एरिया घटाई बढ़ाइएगा, नहीं घटाई बढ़ाइएगा। तो जब ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट कर दिए तो ये कांस्टेंट हो गया। साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्न, आप नंबर ऑफ टर्न जो एक बार लपेट दिए हैं तो उसको भी आप बार बार घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। और ये तो पहले से ही कांस्टेंट है 4.44, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये और ये टर्म पूरा कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, V बाई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ, यानी जो फ्लक्स डेंसिटी होगा BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन कोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ, यानी वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी रेशियो का V बाई एफ रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है। देखिए तो फ्लक्स इक्वल टू फाइव इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। तो बोल रहा है कांस्टेंट फ्लक्स। कांस्टेंट फ्लक्स इस मतलब ये नहीं, देखिए
इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है। तो कांस्टेंट फ्लक्स का मतलब क्या, हमेशा उसका वैल्यू सेम रहे, हमेशा सेम नहीं रहना चाहिए। लेकिन कांस्टेंट फ्लक्स का मतलब है कि हर एक बार जब इसका मैक्सिमम वैल्यू हो, पीक वैल्यू हो, वो सेम हो। कांस्टेंट का ये मतलब नहीं हुआ कि फ्लक्स का वैल्यू इस तरह से होना चाहिए, डीसी नेचर का होना चाहिए। फ्लक्स कांस्टेंट फ्लक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसका फिक्स होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। नेचर तो सिनुसॉइडल का ही होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए, तो फ्लक्स कांस्टेंट होने के लिए, किसी भी ट्रांसफार्मर या कोर में फ्लक्स कांस्टेंट होने के लिए क्या आपको कांस्टेंट जरूरी है, बी कांस्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि एरिया तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। किसी कोर का एरिया तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो पहले वीडियो में हम लोग क्या बोले थे कि फ्लक्स ट्रांसफार्मर जो होता है कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। तो कांस्टेंट फ्लक्स होने के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी चाहिए। तो देखिए, तो जब यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी आप ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करवाते हैं तो उसका फ्लक्स डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रखना होगा, यानी बीएम को हमेशा कांस्टेंट रखना होगा। तो बीएम कांस्टेंट कब रहेगा, जब वी बाई एफ रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वी बाई एफ रेशियो यानी वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रखना होगा। तो अगर मान लेते हैं कि आप कम वोल्टेज पे ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, किसी ट्रांसफार्मर को कम वोल्टेज पे ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, तो उस समय आप फ्रीक्वेंसी भी उसका कम कर दीजिए, तब ये कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लेते हैं कि आप ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी कम करके ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं और वोल्टेज सेम रन दीजिएगा, तब क्या होगा। देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप बी एम इज इक्वल टू वी बाई एफ। आप सोच रहे हैं कि हम 50 हर्ट्ज की जगह पर 25 हर्ट्ज पे ऑपरेट कराएं ट्रांसफार्मर को, वोल्टेज सेम दे दिए। देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, आप एफ को तो घटा दिए, एफ को आधा कर दिए, डीएम यानी फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू दुगना होगा। अब फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू दुगना होने से क्या होगा, देखिए यहाँ बीएच कर्व से समझिए, बीएच कर्व हम बेसिक में बताए थे। तो यहाँ पे हम समझाते हैं, फ्रीक्वेंसी को घटा दिया और वोल्टेज को सेम रखे तो इस कंडीशन में क्या होगा। जैसे देखिए हम मान रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिए, तो डीएम यानी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी दुगना हो गया। देखिए, तो हम मानते हैं कि इस सैचुरेशन से पहले हम लोग ऑपरेट करवाते हैं, कोर को सैचुरेट होने से पहले हम लोग ऑपरेट करवाते हैं। जैसे फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू इस पॉइंट के आसपास रखते हैं, इसको बोलते हैं नी पॉइंट। तो देखिए यहाँ से आप फ्लक्स डेंसिटी दुगना कर दिए। देखिए, तो दुगना छोड़िए, आप 15-20% ही फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाना चाहेंगे तो उस कंडीशन में देखिए मैग्नेटाइजिंग करंट जो है आई का वैल्यू कितना गुना बढ़ जाएगा, लगभग दुगना बढ़ जाएगा। तो अगर ये दुगना हो जाएगा, कोर में फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू दुगना हो जाएगा, तो करंट कई टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट कई टाइम्स बढ़ जाएगा। कोर डीप सैचुरेशन में चला जाएगा और मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू कई टाइम्स बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में कोर में लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ कोर जब सैचुरेशन में जाता है तो उस कंडीशन में हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस होता है, वो चीज़ बाद में देखेंगे। तो इसीलिए जब भी हम लोगों को ऑपरेट करवाना रहता है ट्रांसफार्मर को, तो वी बाई एफ रेशियो को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं, कम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप सेम रेशियो में वोल्टेज को ही कम कीजिए। जैसे मान रहे हैं कि आप फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिए हैं ऑपरेट करवाने के लिए, तो उस कंडीशन में आप सप्लाई वोल्टेज यानी इनपुट में जो आप वोल्टेज दे रहे हैं उसको ही आधा कर दीजिए। आई होप जो भी बताएं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात यह है कि हम वीडियो के लास्ट में, हर एक वीडियो के लास्ट में बोलना ये चीज़ भूल जाते हैं। तो ये चीज़ बता दे रहे हैं कि हर एक मशीन का जितना ही वीडियो अपलोड हो रहा है, उसके हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हैंड रिटन PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।